डियर लर्नर्स, जैसा कि आप जान रहे हैं हमारा जो ये कोर्स है ये है DEGC 133 जिसका अनुमान है ब्रिटिश लिटरेचर। तो हमारा जो ये ब्लॉक 2 है, इस ब्लॉक 2 में हम थॉमस हार्डी के बारे में उसकी एक नॉवल है जिसका टाइटल है फार फ्रॉम दी मैडिंग क्राउड। इसको हम पढ़ेंगे, इसका हम डीपर एनालिसिस करेंगे। तो उससे पहले हमें यूनिट फर्स्ट और यूनिट 2 में पहले हमें जो हमारा यूनिट 1 है इसमें हमें नॉवल इन ब्रिटेन करना है, यानी कि एक इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। आपको हम नॉवल के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि व्हाट इज अ नॉवल, व्हाट आर इट्स वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हु आर द प्रोमिनेंट ब्रिटिश नॉवेलिस्ट्स, स्पेशली हाउ इट इमर्ज्ड। इसके बारे में भी हम बात करेंगे लिटिल व्हाइल लेटर। तो जो हमारा यूनिट 2 है, इस हमारे पास यूनिट 2 में हम पहले थॉमस हार्डी की लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे कि उसके राइटिंग्स के बारे में, उसने कौन कौन सी नॉवेल्स लिखी हैं। थॉमस हार्डी, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एक प्रोमिनेंट ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थे, मॉडर्न नॉवेलिस्ट थे। उन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी हैं। Now, besides being a novelist, he was also a poet and he also wrote a couple of dramas as well. तो जब हम थॉमस हार्डी की बात करते हैं, एक प्रोमिनेंट फेस है विक्टोरियन लिटरेचर का और इसने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी हैं। इसकी जो नॉवल फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, ये इसकी एक फेमस नॉवल है। इसके साथ साथ उसकी जो बाकी नॉवेल्स हैं, जैसे कि उसने अंडर द ग्रीन वुड ट्री, उसकी एक नॉवल है। उसके साथ साथ टेस ऑफ द डर्गवाइल एक बहुत अच्छी नॉवल है थॉमस हार्डी की, एंड द नॉवल व्हिच मेड हिम पॉपुलर famous among the British authors was his last novel, which is entitled as Jude the Obscure। बहुत अच्छी नॉवल है। Tess of the D'Urberville and Jude the Obscure, ये दो नॉवेल्स हैं जहाँ पे आपको, इनफैक्ट ऑल नॉवेल्स which Thomas Hardy wrote, you will always invariably find, through and through, he's depicting, the Victorian society in his works. और उसके साथ साथ he is depicting each and everything in a realistic manner. तो थॉमस हार्डी के नॉवेल्स को जब आप पढ़ते हो, इसको कहा ही जाता है कि इसकी जो नॉवेल्स हैं वो रियलिज्म की बुनियाद पे वो नॉवेल्स हैं, यानी कि एक जैसे इसने सोसाइटी में, विक्टोरियन सोसाइटी में क्या हो रहा था, क्या चल रहा था, कैसे लोग लाइफ जी रहे थे, उन्हीं चीजों को इन्होंने कैप्चर किया था। फिर अपनी नॉवेल्स में उन्होंने उनको एक शेप दी। तो जब आप विक्टोरियन सोसाइटी की बात करते हैं, जब आप थॉमस हार्डी की बात करते हैं, एक्चुअली थॉमस हार्डी वाज बोर्न एग्जैक्टली आफ्टर व्हेन जैसे वो क्वीन विक्टोरिया रूल करने आई थी ब्रिटिश में 1837 से लेकर 1901 और 2, जैसे कि इस सारे पीरियड को हम विक्टोरियन एज के नाम से जानते हैं। तो इसी एरा में एक नॉवेलिस्ट पैदा हो गए थे थॉमस हार्डी। ये वही दौर था जब इंग्लैंड में बहुत तरक्की हो रही थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत दबदबा था और इंडस्ट्रीज आ रही थी। ये वही एज जब एक चार्ल्स डिकिंस, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नॉवेलिस्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, लिख रहे थे उसी एज में, यानी कि ही वाज अ कंटेम्पररी ऑफ थॉमस हार्डी। चार्ल्स डिकिंस की जब हम बात करते हैं, he had written so many wonderful novels. He had given us novels which are quite interesting, appealing. You would always find in his novels, they are universal in theme. तो जैसे उसकी एक नॉवल है A Tale of Two Cities, क्योंकि जब आप चार्ल्स डिकिंस की बात करते हो और उसके साथ साथ थॉमस हार्डी की बात करते हो, these are the two prominent faces of Victorian age, vis-a-vis जब हम नॉवल की बात करते हो। तो अब चार्ल्स डिकिंस और थॉमस हार्डी में आप क्या देखते हो? whenever you are going to study the novels which have been written by these two writers, Thomas Hardy as well as Charles Dickens, you would always find, they are depicting each and every major event which was happening in the Victorian society in their writings. When you talk about Charles Dickens, more particularly his novel A Tale of Two Cities, it's a masterpiece of literature. A
A Tale of Two Cities. It's a wonderful novel. You should read it. It's a must-read book if you want to know, what was happening in the Victorian age. तो एक राइटर की एक खूबी होती है, क्वालिटी होती है कि शायद एक हिस्टोरियन को जब आप कंपेयर करते हो, एक राइटर को आप, एक पोइट, एक नॉवेलिस्ट को कंपेयर करते हो आप हिस्टोरियन के साथ, आर्कियोलॉजिस्ट के साथ या किसी लिंग्विस्ट के साथ, इस एक राइटर की खूबी ये होती है कि वो आपको 4-5 लाइन्स में मे बी ही कुड डिस्क्राइब ऑल मेजर इवेंट्स just in few lines. Let's talk about Charles Dickens. You know, his novel A Tale of Two Cities, it actually begins with these lines, and in these lines, the lines which I am going to describe, you know, little while later, in these lines, you know, Charles Dickens is actually describing the all major events, in fact the whole Victorian society. जितनी भी विक्टोरियन सोसाइटी की जब आप बात करते हो, चाहे आप एजुकेशन की बात करोगे, फिलोसॉफी की बात करोगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करोगे, रिलीजन की बात करोगे, you will have to remember one more important thing. When you talk about Victorian age, there was this tussle going on between science and religion. ये वही दौर था जब डार्विन एक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज लेके आया था, और ये वही दौर था जब इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ जा रहा था, यानी कि बहुत तरक्की की दौर स्टार्ट हो गया था इंग्लैंड के लिए। ये अगर पॉलिटिकल सेंस में बात करोगे, ये वही दौर था जब इंग्लैंड, यू नो, इट वाज, इन्होंने तब अपना जो इनका अंपायर था, यू नो, इट वाज, अगर आप 18th लेट 18th सेंचुरी की बात करोगे, विक्टोरियन सोसाइटी की बात करोगे, क्वीन यानी कि विक्टोरिया की बात करोगे, तो ये वही एज है जब पूरे वन थर्ड ऑफ द वर्ल्ड वाज अंडर देयर कंट्रोल। यानी कि ब्रिटिश अंपायर का इतना दबदबा था कि एक, यानी कि वन थर्ड ऑफ द वर्ल्ड, जितना भी, चाहे आप एशिया की बात करोगे, अफ्रीका की बात करोगे, इवन लैटिन अमेरिका की बात करोगे, ये वही दौर था जब इंग्लैंड का इतना दबदबा था कि ये हर एक मुल्क तक इनकी पहुंच थी, वहां पे ये रूल कर रहे थे। तो इनके पास टेक्नोलॉजी थी। ये जैसे चार्ल्स डिकेंस की बात हम कर रहे हैं, Tale of Two Cities, actually at the very outset of this novel, Tale of Two Cities, वहाँ पे चार्ल्स डिकेंस लिखते हैं। Actually, the novel begins with these lines. Let me recall these lines. वो लिखते हैं वहाँ पे, it was the, in fact these are यानी most popular lines है लिटरेचर में। जब आप लिटरेचर की बात करते हो और जब आप किसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हो, तो आप भी इन्हीं लाइन्स को कभी कभार कोट करते हो। लेकिन चार्ल्स डिकेंस में भी उसका कोई और इरादा था लिखने का, ये लाइन्स आप भी, हाँ, ये जरूरी नहीं है कि आप चार्ल्स डिकेंस ने किसी और सेंस में ये लाइन्स अप्लाई की थी, लेकिन चार्ल्स डिकेंस कुछ और देख रहा था, कुछ और देखने के बाद उन्होंने ये लाइन्स हमारे सामने रखी हैं। लेकिन इन्हीं लाइन्स की कुछ और मीनिंग आप निकाल सकते हो और आप इन लाइन्स को फिर डिस्क्राइब करते हो। जैसे चार्ल्स डिकेंस लिखते हैं, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। यानी कि आप भी कभी कभार ये लाइन्स इस्तेमाल करते हो अपने आप के साथ, जिस कभी कभार when you are going through the phase of trials and tribulations, when you are feeling low, when you are going through this suffering, you know, you are feeling low, you are going through this loss, shock, you know, you are in a state of despondency, dejected, you are very much dejected, you are sorrowful, a desolated soul, you become what, similarly like जैसे एक रोमांटिक पोइट एस.टी. कोलरिज, उन्होंने अपनी लाइफ गुजारी थी, और इनफैक्ट उसकी एक पोएम भी है डिजेक्शन एंड ओड। उसमें आपको बिल्कुल, चाहे जो एस.टी. कोलरिज है, सैमुअल टेलर कोलरिज, अपनी लाइफ के बारे में लिख रहा है, वो उसकी जो लाइफ थी वो उदासी में गुजरी थी। तो कभी कभार आप चार्ल्स डिकेंस की इन लाइन्स को अपनी लाइफ के साथ भी मुंसलिक करते हो, यानी कि कुछ अपनी आपके साथ, अगर कभी कभार आप लो फील करते हो या कभी आप कठिनाइयों का सामना करते हो, बड़ी दुश्वारियां आपकी लाइफ में आते हो, देन यू से इट इज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स फॉर मी। तो चार्ल्स डिकेंस क्या लिख रहे हैं? इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स। हियर चार्ल्स डिकेंस, रिमेंबर वन थिंग, here Charles Dickens is actually describing the Victorian society, Victorian age. He's saying it was the best of times, यानी कि best of times किसके लिए था या क्यों था? Actually there's a strong reason कि it was the best of times, it was the worst of times. पहले हम लाइन्स को आपके सामने रखते हैं, उसके बाद we will try to describe these lines in a detailed manner. He says
And actually this novel, these lines, I have taken these lines from Charles Dickens novel, and the title of the novel is Tale of Two Cities. It's a wonderful novel. और ये जो नॉवल है ये एक्चुअली आपको हिस्टोरिकल, जैसे फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान वो तलातुम कुछ देर के लिए था, लड़ाइयाँ उनमें हो रही थी, वार्स भी वो कर एक दूसरे के सामने वो कर चुके थे। तो अब यहाँ पे चार्ल्स डिकिंस बोल रहे हैं इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of light, it was the season of darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair। ये कुछ लाइन्स हैं एक्चुअली वेरी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस नॉवल अ टेल ऑफ टू सिटीज। इन कुछ ये जो कुछ लाइन्स मैंने आपके सामने रखी है चार्ल्स डिकिंस की नॉवल से अ टेल ऑफ टू सिटीज, एक्चुअली इस इन लाइन्स में आपको चार्ल्स डिकिंस बिल्कुल विक्टोरियन एज के बारे में बोल रहे हैं। हम बात यहाँ पे चार्ल्स डिकिंस की इसलिए कर रहे हैं, ये वही दौर था जिस दौर में थॉमस हार्डी लिख रहे थे। थॉमस हार्डी was a Victorian novelist. He was a Victorian novelist who depicted whatever was happening in Victorian society in a realistic manner with all sorts of verisimilitude. तो जैसे वो बोलते ही है कि एक जो राइटर होता है he always tries to portray, he or she always tries to portray things realistically, faithfully। तो अब चार्ल्स डिकिंस की जब हम बात करते हैं इन लाइन्स में चार्ल्स डिकिंस एक्चुअली विक्टोरियन एज के बारे में हमें बता रहे हैं कि विक्टोरियन एज इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स। किस सेंस में बेस्ट ऑफ टाइम्स था विक्टोरियन सोसाइटी? ये इसलिए इस सेंस में बेस्ट था विक्टोरियन सोसाइटी इंग्लैंड के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि ये तरक्की का दौर था, इंडस्ट्री इसी एरा में आई थी। तो अब इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। मे बी चार्ल्स डिकिंस हियर इज रेफरिंग टू रिलीजियस क्योर्स, जैसे वो रिलीजन का वो जैसे वो द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजन एंड साइंस, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बॉडी एंड सोल, ये तब चल रहा था एक्चुअली। व्हेन यू रीड विक्टोरियन राइटर्स, if I could here recall Matthew Arnold, he's a very famous poet of Victorian society। उनकी पोइट्री को देख को आपको लगता है कि विक्टोरियन सोसाइटी वो बड़े अच्छे तरीके से क्लैश बिटवीन साइंस एंड रिलीजन दिखा रहा है अपनी सोसाइटी में। वो अपनी पोइट्री में आपको दिखा रहा है कि एक विक्टोरियन जब विक्टोरियन सोसाइटी है, विक्टोरियन सोसाइटी या आप इसको ब्रिटिशर्स 19th सेंचुरी की जो ब्रिटिशर्स जो सिविलाइजेशन थी वो एक्चुअली किसका शिकार थी? वो इस तलातों में थे कि उन्होंने फिर वो बॉडी ओरिएंटेड बन गए। दे वर गिविंग सो मच एम्फेसिस इम्पोर्टेंस टू बॉडी and neglecting what is another important entity in human beings that we call separate soul, or even in Urdu language we call it रूह। तो वो ये चीजें आप थॉमस हार्डी की नॉवेल्स में भी देखते हो, उसमें भी आप ये क्लैश देखते हो, this conflict between body and soul। तो जब आप चार्ल्स डिकिंस की ये बात करते हो तो एक्चुअली वो विक्टोरियन सोसाइटी में जितनी भी अच्छी चीजें हो रही थी उनको इन लाइन्स में आपको डिस्क्राइब कर रहा है। इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स but it was the worst of times। Worst of times in what sense? Maybe there was this war going on between France and England, and we all know what this war leads to। It gives us nothing except destruction। Human lives are lost। There is this economic crisis whenever there is war going on between the two countries। The latest example in front of us is the war which we recently witnessed between Russia and Ukraine। तो इसमें क्या होता है कि it was the worst of times। Maybe चार्ल्स डिकिंस का मानना है कि worst of times इस सेंस में है कि जो वार चल रहा था, लड़ाइयां चल रही थी किन दो के दरमियान, ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान। मे बी इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स इसलिए भी था चार्ल्स डिकिंस के लिए कि जब जो अभी हम बात कर रहे थे उसको लग रहा था कि जो लोग हैं ये अब बॉडी ओरिएंटेड बनते जा रहे हैं, ये अपनी रिलीजन को बहुत कम एम्फेसिस देते हैं, कम इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये उस सेंस में भी हो सकता है। मे बी चार्ल्स डिकिंस might have
used this sentence in another जैसे वो जब हम विक्टोरियन एज की बात करते हैं वहां पे चाइल्ड लेबर का बड़ा चाइल्ड लेबर बड़ा इमर्ज हो रहा था, जो छोटे छोटे बच्चे थे। मे बी चार्ल्स डिकेंस वाज ऑफ द ओपिनियन दीज children must have been in schools, but instead of going to schools they are now working in factories. So this is a big blot on a whole British government. यानी कि यहाँ पे वो बोल रहा है कि इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, यानी कि लिटरल सेंस में आपको नहीं देखना है इसको, इन लाइन इसको। मे बी व्हेन यू आर यूजिंग दीज वर्ड्स इट इज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट इज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स फॉर यू, you could use it for one particular situation. But Charles Dickens here, he's using these sentences, he's describing the whole Victorian society, he's describing, portraying the Victorian age in general. तो फिर वो इसी लाइन में, यानी कि कुछ लाइन्स में आपको विक्टोरियन एज की लाइफ के बारे में बोल रहे हैं कि क्या क्या हो रहा था तब। तो जब हम थॉमस हार्डी की बात करते हैं, तो थॉमस हार्डी को हम लेटर ऑन करेंगे, उसमें भी देखेंगे कि क्या सच में, जैसे अभी हम बात कर रहे थे चार्ल्स डिकेंस की, चार्ल्स डिकेंस जैसा राइटर बड़े बड़े अच्छे तरीके से, इवन हार्ड टाइम्स उसकी एक और अच्छी नॉवल है। हार्ड टाइम्स में चार्ल्स डिकेंस आपको वहां पे दिखा रहा है कि एजुकेशन सिस्टम जो ब्रिटिश का था। Why we are talking here, I mean, these British की बात क्यों कर रहे हैं हम? Actually these are all English novelists. We are here dealing with, actually if you are going to focus on this title, the topic of our जो आज हमारा टॉपिक है वो है ब्रिटिश लिटरेचर। तो हमने यहाँ पे बात ब्रिटिश लिटरेचर की करनी है। ब्रिटिश लिटरेचर से कौन कौन से राइटर्स आए हैं, ब्रिटिश लिटरेचर में किस राइटर का कितना मयार है, कितना बुलंद पाया था, और किन किन राइटर्स ने कैसे कैसे सिचुएशंस को अपनी राइटिंग्स में उन्होंने हाईलाइट किया है। तो हियर वी आर एक्चुअली डीलिंग विद Thomas, we will have to study Thomas Hardy's novel Far from the Mating Crowd. But before going into this novel, before we are going to know what this novel is all about, I mean, what Thomas Hardy is depicting in this very particular novel, it's very essential for us that I know we at least we try to know what is a novel. अभी हम बात कर रहे थे थॉमस हार्डी और चार्ल्स डिकेंस की, तो जब हम नॉवल की बात करते हैं, novel or these when you talk about literature, when you talk about novel, it is being all scholars of literature, particularly English literature, जितने भी big scholars of English literature, किसी जितने भी leading intellectuals थे English literature के, उनका मान वो उन्होंने they have described, they are of the opinion that literature mainly consists of three genres. One is poetry, and the other one they call it prose, and obviously the third one is what we call drama. तो प्रोज में फिर आपको बहुत सारी वैरायटीज हैं, बहुत सारी किस्में हैं। प्रोज में आपको नॉवल भी मिलती है, प्रोज में आपको नोवेला भी मिलता है, प्रोज में आपको ऑटोबायोग्राफी भी मिलती है, बायोग्राफी को भी पढ़ सकते हो, एसे को भी आप प्रोज में रख सकते हो, ट्रेवलॉग्स को भी आप प्रोज में रख सकते हो। तो नाउ वेयर लाइज दिस डिफरेंस, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन दिस नॉवल और इवन प्रोज एंड ड्रामा? जब आप नॉवल की बात, अब हम आपको ये बता रहे हैं कि जब हम नॉवल की बात करते हैं, नॉवल इज एक्चुअली अ सब जॉनर ऑफ प्रोज। As I said just a while back, there are three main genres of literature: poetry, prose, and drama. When you talk about prose, there is this subgenre that's called novel. इसके बहुत सारे सब genres हैं, यानी कि टाइप्स हैं प्रोज के। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, नॉवल की बात कर रहे थे, शॉर्ट स्टोरी की बात कर रहे हैं, या एसे की बात करेंगे, तो ये सब किसके सब genres हैं? प्रोज की। तो जब हम प्रोज की बात करते हैं, नॉवल की बात करते हैं, particularly when we are talking about novel, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद आप नॉवल में देखते हो, वो चीजें आप पोइट्री में नहीं देख पाओगे, वो चीजें शायद आप ड्रामा में भी नहीं देख सकते हो। फॉर इंस्टेंस, लेट मी बिगिन विद दिस, व्हेन यू कंपेयर नॉवल विद अ प्ले, विद अ ड्रामा, you are all aware of this fact that a play is being staged, it's being enacted, it's being performed in a theater.
जब आप ड्रामा की बात करते हो, किसी भी ड्रामा की बात कर लो, अगर आप आजकल के ड्रामास की बात करोगे, बहुत सारे ड्रामास आपके सामने आते हैं, तो उनको लिए आपको किसकी जरूरत होती है? थिएटर की जरूरत होती है। इसके लिए आपको कैरेक्टर्स की जरूरत होती है, प्लेयर्स की जरूरत है। जैसे आप ड्रामा देखते हो, उसमें क्या देखते हो? स्टोरी, बाद में हम स्टोरी पे आएंगे। उसमें आप कैरेक्टर्स देखते हो, उसमें आप प्रोटोगनिस्ट देखते हो, हीरो को देखते हो, हीरोइन को देखते हो, और उसके साथ साथ बाकी जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको देखते हो। फिर एक और इम्पोर्टेंट एक चीज है, डायलॉग वहां पे होता है। एक जो ड्रामा होता है, इट इज ऑलवेज रिटन इन डायलॉग फॉर्म। वो चीज आप नॉवल में नहीं देखते हो। जैसे नॉवल में ये होता है कि इसकी भी सेटिंग होती है, लेकिन ये इट्स प्योरली बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। Imagination, in fact, all literature is based on imagination. Unless and until you are having this power of imagination, you can't produce a substantial work, a work which is going to remain there, until eternity. If you talk about great writers like Shakespeare, William Wordsworth, John Keats, even modern day writers like T.S. Eliot, W.B. Yeats, Allama Iqbal, Mirza Ghalib, Rumi, Ghazali, Tagore. What differentiates these writers from us, from common citizens, from ordinary citizens like us? When I say common citizens, I mean who are not, habitual writers, who are not associated with this profession called writing. Actually, there is this one element which differentiates them from us. That's what we call imagination. जो भी जब आप राइटर की बात करते हो, बड़े अच्छे राइटर्स की बात करते हो, चाहे आप शेक्सपियर की बात करो, विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करो, इनके पास सुप्रीम पावर ऑफ इमेजिनेशन थी। इवन वर्ड्सवर्थ इज ऑफ द ओपिनियन, उसकी लिरिकल बैलेंस उसकी एक अच्छी इंपॉर्टेंट बुक है, which he wrote with S.T. Coleridge. Actually, lyrical ballads, it's being said that it actually it began a movement which we call romanticism in English, because we know William Wordsworth, S.T. Coleridge, they were romantic poets. तो जब आप इनके पास इसमें लिख रहे हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ के, एक जो राइटर होता है, मोर पर्टिकुलरली एक पोइट जो होता है, उसके पास इमेजिनेशन की बहुत, यानी कि आपके पास एक सुप्रीम लेवल ऑफ इमेजिनेशन होनी चाहिए। There are a couple of things which you need if you want to become a writer, if you want to become a good writer. Just jaise, for instance, you have to have this what we call supreme power of imagination. You need to have this comprehensive soul. यानी कि कुछ चीजें हैं जिन पे आपको यानी कि फोकस करना है। तो जब आप जैसे अब किसी भी राइटर की, अभी हम इमेजिनेशन की बात कर रहे थे, इमेजिनेशन जब तक ना आपके पास हो तब तक आप मे बी आप एक अच्छी वर्क नहीं लिख सकते। इवन इफ यू आर डिस्क्राइबिंग situations in a realistic manner, if you want to portray things or objects, with verisimilitude, faithfully, तो लेकिन वहां पे भी आपको इमेजिनेशन की जरूरत है, वहां पे भी आपको इमेजिनेटिव पावर का इस्तेमाल करना है। तो ये कुछ चीजें हैं। जैसे अभी हम फिर ड्रामा में आप इट इज रिटन इन डायलॉग फॉर्म। नॉवल में ऐसा नहीं होता। नॉवल में भी आपको कैरेक्टर्स की जरूरत होती है, जैसे स्टोरी की जरूरत होती है आपको ड्रामा में, वैसे ही आपके पास एक प्लॉट होता है, नॉवल में भी एक स्टोरी होती है आपके पास। उसके बाद एक जो राइटर होता है वो फिर लिखता है। अब ये फंडामेंटल डिफरेंस यहाँ पे रहती है नॉवल और जब आप नॉवल और ड्रामा को कंपेयर करते हो, you will have to remember this fact that a drama is being staged. It is being, the story, जो भी जितने भी स्टोरी, जिसकी जो भी इसकी स्टोरी होती है, it is being enacted in a theater. थिएटर की जरूरत होती है आपको, कहाँ पे? ड्रामा में। वो चीजें आपको मे बी नॉवल में उन चीजों की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, आपके पास कैरेक्टर्स होने चाहिए नॉवल में, एक स्टोरी आपके पास होनी चाहिए। फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप किन चीजों को अपनी नॉवल में लिख रहे हो। किसी भी, जैसे अभी हम चार्ल्स डिकिंस की बात कर रहे थे, चार्ल्स डिकिंस की जब आप बात कर रहे हो, उन्होंने देखा था विक्टोरियन एज में क्या क्या हो रहा था, तो फिर उन्हीं चीजों को उन्होंने आपके सामने रखा।
हमने हमारे सामने लाया। अभी हम बात कर रहे थे चार्ल्स डिकेंस की टेल ऑफ टू सिटीज की, उसमें वो ही इज ब्यूटीफुली डिस्क्राइबिंग विक्टोरियन सोसाइटी। I mean the all major events which were going on in Victorian society। तो वैसे ही जब हम बात फिर अभी हम अगर हम बात फिर जॉन थॉमस हार्डी की भी करेंगे, उन्होंने भी मे बी चार्ल्स डिकेंस ने ये चीजें आपके सामने रखी, मे बी Thomas Hardy might have depicted some other issues in his writings. He may have portrayed situations like he made themes like love, religious chaos है, जैसे वो एजुकेशन सिस्टम क्या हो रहा था। इवन उन्होंने क्लर्जी जो प्रीस्ट्स हैं उनको एक्सपोज किया, जिसको हम यहाँ पे हमारे जहन में एक और बात याद आ रही है। जैसे जब हम बात नॉवल की करते हैं तो यहाँ पे आपको ये दिमाग में रखना है कि ये बात आपको याद रखनी है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नॉवल। फॉर इंस्टेंस जब आप जैसे हम डिस्क्रिप्टिव प्रोज की बात करते हैं, डिस्क्रिप्टिव प्रोज में क्या होता है कि इसमें एक नॉवेलिस्ट जो होता है ये सिचुएशन को वैसे ही डिस्क्राइब करता है जो इसके सामने दिख रहा है। ये जैसे फिर हम एक्सपोजिटरी प्रोज की बात करते हैं, एक्सपोजिटरी प्रोज की जब हम बात करते हैं, एक्सपोजिटरी उसमें आपको एक जो राइटर होता है ये आपको एक्सपोज करता है फैक्ट्स के साथ, आपके सामने सिचुएशन रखता है कि दिस थिंग हैज हैपनिंग, दिस थिंग हैड हैपेंड। जैसे अभी हम चार्ल्स डिकेंस की बात कर रहे थे, वैसे हम थॉमस हार्डी की अगर हम बात करेंगे तो ये सिचुएशंस को एक्सपोज करते हैं आपके सामने। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू नीड टू रिमेंबर when you talk about this expository prose या expository novel किसको बोलते हैं हम, इसमें एक नॉवेलिस्ट जो होता है ये रीडर को परसुएड करने की कोशिश करता है, ये रीडर को मनाने की कोशिश करता है, ये रीडर को अपने रीडर के सामने बहुत सारी सिचुएशंस रखता है, लेकिन वो सिचुएशंस वो इंसिडेंट्स वो फैक्ट्स के साथ आपके सामने रखता है, फिर आपको मजबूर करता है सोचने पे कि यू विल हैव टू टेक नाउ स्टैंड। इधर जो भी मैं लिख रहा हूं अब ये आपने ये डिसाइड करना है कि आप इस साइड से हो कि आप इस साइड से हो। जैसे हम अभी हम परसुएशन की बात करते हैं, वी आर ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन पोइट्री एज वेल। कभी कभार जब आप पोइट्री पोइट्स को पढ़ते हो, किसी पोइट की भी बात कर लो आप, स्पेशली पोइट्स हु रोट फॉर लाइफ सेक। जैसे एक पोइट जो होता है देयर आर जैसे हम अगर हम जॉर्ज ऑरवेल की बात करेंगे, जॉर्ज ऑरवेल ने एक एसे लिखा है। जॉर्ज ऑरवेल he was a modern essayist novelist of English language. He had given us number of novels as well as essays. He had written a novel like 1984. It's a futurist novel, wonderful novel. In this novel actually George Orwell is trying to depict the modern society, how modern society would be. I mean, मॉडर्न सोसाइटी में जैसे उसमें वो फिर बहुत सारी चीजों के बारे में, एक्चुअली वो नॉवल उसने 1948 और 1949 में लिखी थी, बट ही गेव दिस नॉवल अ टाइटल 1984। नाउ जस्ट इमेजिन फॉर अ व्हाइल, person who had written this novel way back in 1948 एंड बंदा क्या करता है 1949 1984 अपनी बुक का टाइटल रखता है। फिर एक्चुअली इट्स अ फ्यूचरिस्ट नॉवल, इट्स अ डायस्टोपिया नॉवल जिसको हम बोलते हैं। जब इसमें आपको वो इस नॉवल में आपको लगता है कि जो जॉर्ज ऑरवेल है ही वाज अ फ्यूचरिस्ट, एज ही न्यू व्हाट वाज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। ये एक अच्छी क्वालिटी होती है राइटर की, जो अच्छे राइटर्स होते हैं इनके पास इमेजिनेशन के साथ साथ इनकी नजर बहुत दूर तक होती है। दे आर हैविंग अ ब्रॉडर सॉर्ट ऑफ विजन, दे आर विजनरी, यानी कि इनको एज इफ दे नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर 15 years, व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर 150 years। जब आप अभी हम बात कर रहे थे एक्चुअली जॉर्ज ऑरवेल की, जॉर्ज ऑरवेल ने एक एसे लिखा है, उस एसे का टाइटल है व्हाई आई राइट। इस एसे में जॉर्ज ऑरवेल बड़े अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता है कि एक जो बंदा होता है, एक जो लिखने वाला होता है, डजंट मैटर वेदर यू आर गोइंग टू पुट
a poet in this category, a novelist in this group, or maybe a dramatist, or या short story writer. George Orwell इसमें he is of the opinion, he is of the belief, you know, उसका मानना ये है कि जो एक राइटर होता है, राइटर को जब वो कुछ लिखता है, कुछ लिखने के लिए इसके सामने एक सिचुएशन होनी चाहिए, या वो उन सिचुएशंस को देख के लिखता है, या इसके अब खुद अपने साथ कुछ हो रहा है, फिर उनके साथ आप रीडर्स के सामने फिर बुलाता है। फॉर इंस्टेंस, जैसे फिर हम अगर टॉमस डी क्विंसी की बात करेंगे, बिल्कुल जैसे जॉर्ज ऑरवेल इसमें लिख रहे हैं कि बहुत सारी सिचुएशंस होती है, फिर राइटर लिखता है। जैसे टॉमस डी क्विंसी की हम बात कर रहे थे, टॉमस डी क्विंसी का भी मानना है कि कुछ राइटर्स होते हैं, ही इज, या इवन आप फिलिप सिडनी की बात कर लीजिए, फिलिप सिडनी ही वाज अ कंटेम्पररी पोएट, यू नो, ऑफ विलियम शेक्सपियर। फिलिप सिडनी की जब हम बात करते हैं, दीज, चाहे आप बेकन की बात करोगे, फिलिप सिडनी की बात करोगे, जॉन मिल्टन की बात करोगे, या इवन विलियम शेक्सपियर की बात करोगे, तो ये एक ही एरा में रह रहे थे, जिसको हम एलिजाबेथन एज बोल रहे हैं। जब आप फिलिप सिडनी की बात कर रहे हो, इसने एक अच्छी किताब लिखी थी जिसका नाम एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री है। इस बुक में एक्चुअली क्योंकि ये बात वही फिर आती है, जैसे प्लेटो का मानना था कि प्लेटो, वन यू नो ग्रेट फिलोसोफर, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द स्कूल ऑफ फिलोसफी, उसने बहुत सारी किताबें लिखी थी। जैसे उसने इयॉन एक किताब लिखी थी, रिपब्लिक इसने एक बहुत अच्छी किताब लिखी थी। जब आप प्लेटो की बात करते हो, मोर पर्टिकुलरली उसको पॉलिटिकल साइंसेस में पढ़ा जाता है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट लिटरेचर, व्हेन यू टॉक अबाउट लिटरेरी क्रिटिसिज्म, तो वहां पे जब उसने एक रिपब्लिक एक बुक लिखी थी, रिपब्लिक बुक में जो प्लेटो है उस उन्होंने लिखा है कि जो पोइट्स हैं, actually you will have to remember Plato was against poets in general and poetry in particular. He thought a poetry जो है, he even said, he went on to say, poets are liars, they talk nothing except nonsense, they are depicting nonsensical situations in their poetry. अब ये जो ग्रज प्लेटो का था, किनके रिलेटेड? पोइट्स के रिलेटेड। वो पोइट्स पे उन्होंने, उनका मानना था कि ये इमोशनल होते हैं, ये खाली अपने लाइफ के बारे में लिख रहे हैं, they are not teachers, they are not producing something substantial, they are not even contributing something towards society as a teacher does, या जैसे टीचर, लॉयर, डॉक्टर सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करता है। प्लेटो का मानना था एक जो पोइट होता है ये सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता है। लेटर ऑन his जो इसकी arguments थे, they were refuted by his disciple, by his student, who is named as Aristotle. Aristotle refutes his theory in a book which is entitled as Poetics. Aristotle की एक अच्छी किताब थी। तो जब आप फिलिप सिडनी के एलिजाबेथन एरा में भी एक राइटर आया था जिसका नाम था स्टीफन गोसन। स्टीफन गोसन ने भी वैसे ही प्लेटो की आइडियोलॉजी सामने रख के ये बोला था कि जो ये पोइट्स होते हैं, ये कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं सोसाइटी के लिए। फिर से फिलिप सिडनी ने उसको रिस्पॉन्ड किया इस वाली बुक में, एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री। इसमें फिर फिलिप सिडनी का मानना है कि जो राइटर्स होते हैं, या अभी हम जॉर्ज ऑरवेल की बात कर रहे थे, व्हाई आई राइट, तो वैसे ही ये इनका मानना है कि ये जो ये बड़े बड़े राइटर्स हैं, इनका मानना है कि राइटर्स दो किस्म के होते हैं। एक राइटर ऐसा होता है जो शायद he or she is just writing for his or her own sake. They are just trying to portray their own life, their emotions, feelings, sentiments, or even opinions. तो यानी कि they are writing for writing's sake, but जिसको हम art for art's sake भी बोलते हैं लिटरेचर में। तो there is another category of writers, उनको हम they write for life's sake. They are वो खुद के लिए नहीं लिख रहे हैं। they यानी कि जब आप उन राइटर्स को पढ़ते हो, वहां पे मे भी पहली वाली जो कैटेगरी है, राइटर्स who are primarily essentially writing for their own sake, चाहे उनकी लाइफ के साथ क्या हो रहा है, मे बी वो गम में मुब्तला है, बड़े पसमानदा है, या कुछ प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आ रही है, या मे बी they are going through failures, they are sad, they are dejected, maybe a reason, there could be multiple reasons,
But इस category में आप you could maybe put a writer like Ghalib into this category, even a writer like John Keats into this category. लेकिन there is another category of writers. इवन कभी कभार आप शेक्सपियर को भी इस कैटेगरी में रख सकते हो, यानी कि अपने जज्बात को रीडर के सामने रखना, यानी कि राइटिंग फॉर राइटिंग सेक में जो राइटर लिखता है इसमें उसका कोई वो परसुएड नहीं करता है, वो परसुएड करना नहीं चाहता है रीडर को कि आप ये वाला रूट लीजिए, आप ये वाला काम छोड़ दीजिए। नो, वो खाली अपने गम आपके सामने रख रहे हैं या उनकी जो खुशियां हैं वो आप अपने हमारे सामने वो रख रहे हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस अभी हम गालिब की बात कर रहे थे, जब आप गालिब की पोइट्री पढ़ते हो, बाय एंड लार्ज गालिब इज डिपिक्टिंग हिज ओन लाइफ, गालिब इज डिपिक्टिंग व्हाट वाज गोइंग ऑन इन हिज माइंड, आई मीन ऑल थॉट्स, आई मीन ही माइट हैव फेस्ड सिचुएशंस, उनको देखकर उनको फेस करके वो लिख रहा है। फॉर इंस्टेंस जैसे गालिब बार बार आपको जब आप उसकी पोइट्री को देखोगे पढ़ोगे वहां पे आपको लगेगा कि गालिब इज मे बी ही इज जस्ट ट्राइंग टू पोर्ट्रे हिज ओन इमोशंस। फॉर इंस्टेंस ही राइट्स समवेयर मौत का एक दिन मुईन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। मे बी गालिब ये प्रॉब्लम थी गालिब के साथ। देयर इज अ ग्रुप ऑफ क्रिटिक्स हु बिलीव कि गालिब वाज he was having this fear in mind कि वो वो even he write यानी कि उसको वो खाली अपने गमों के बारे में लिख रहा है। ये न थी हमारी किस्मत की विसाल यार होता, ये न थी हमारी किस्मत की विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। प्योरली गालिब एक्सप्रेसिंग हिज ओन सेंटिमेंट्स। वी कांट से आई मीन उसके दिमाग में क्या चल रहा था, उसने लाइन किसके बारे में लिखी है, बट देयर इज दिस हिंट for us that he is just trying to portray his own life, his own emotions, sentiments, feelings. ये होता है एक कैटेगरी के राइटर्स। There is another category of writers who write for life's sake. They try to inspire us. There is this category of writers, they are teachers for us. They are instructors for us. They always teach us that this is the thing which you need to do and this is the thing which you should avoid. when जब आप let's talk about maybe majority of जो writers हैं वो इस category में fit होते हैं। Even if you are going to talk about literary giants like T.S. Eliot, W.B. Yeats, even Tagore, and we can't, I mean, how can we miss the name of how can we avoid the name of this Allama Iqbal, wonderful poet of Urdu language. It is being said the Urdu language is cheap, Urdu poetry जो है या Urdu is it cheaply, it mainly rests on two poets. One is Ghalib and the other one is Allama Iqbal. So even we know Allama Iqbal was deeply influenced by Ghalib. He praised Ghalib a lot in his poems. Even he writes somewhere, "Ah tu ujdi hui Delhi mein armida hai." This is actually Iqbal writing for Ghalib. There are people, I mean, who are of the opinion Iqbal was not very much, Iqbal was not, having any, good intentions for Ghalib, but that's wrong. Iqbal liked Ghalib a lot because Ghalib, as a poet, his stature, I mean, is immense. He's standing apart from other poets. Ghalib's poetry is, I mean, it's magical, it's mystical. He writes somewhere, हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी, हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं होती। तो जैसे इवन ही राइट्स, उसने बहुत सारी ऐसी लिखी है लाइन्स, मे बी अब उनकी वजह से इकबाल ने उसको लाइक किया है, इकबाल ने बहुत प्रेज किया है गालिब को। जैसे मैं भी आपके सामने ये लाइन लिख रहा था, जैसे वो गालिब की टॉम को शायद देखकर, गालिब के मजार को देखकर, ये इकबाल की ये लाइन है गालिब के लिए, आह तू उजड़ी हुई दिल्ली में आर्मीदा है, गुलशन वीमर में तेरा हमनवा खौबीदा है। From this verse, it's clear here Iqbal is actually writing about Ghalib and Guite. These two writers have influenced Iqbal. There were other writers as well who have had a great impact on Iqbal's ideology. Rumi is one among them.
Ghazali is one among them. He writes somewhere, this is Allama Iqbal for you. रह गई रस्म अज़ां बाकी, रह गई रस्म अज़ां बाकी, रूही बिलाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही. So actually जब आप इकबाल की बात करते हो और गालिब की बात करते हो, maybe you would say Iqbal as a poet, he wrote for life's sake. Iqbal is a teacher for you. He is an instructor for you. He is inspiring you to do something. Stand on your own feet. Doesn't matter how low you are feeling in your life. Doesn't matter how much failures you have faced, in your life. Always strive for the best. Exactly like Robert Browning, wonderful poet of English language. Exactly एक विक्टोरियन सोसाइटी में वो लिख रहे थे. जब आप रॉबर्ट ब्राउनिंग की बात करते हो, उसकी पोइट्री में भी आप बिल्कुल वैसे ही पा रहे हो. वो आपको कंटिन्यूअसली होप देता है, कंटिन्यूअसली आपको बड़ी उम्मीद देता है कि अगर आप की लाइफ में किसी सिचुएशन से जा रहे हो, फेलियर से जा रहे हो, आपको मन नहीं लग रहा है, आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है, डोंट थिंक कि बस दिस इज एंड ऑफ द वर्ल्ड. नो, इट इज इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि आपको एक राइटर वैसे मिलना चाहिए जो who writes for life's sake. Then you have plenty of writers, who would inspire you. And there it comes this poet in my mind, Robert Frost, wonderful poet. There is these lines from his poem. I mean, he writes somewhere, the woods are lovely, dark and deep. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Actually, in this sentence, what is Robert Frost talking about? He's just telling you, अगर आप फेलियर्स देख रहे हो लाइफ में, आप पे मुसीबतें आ रही है, this is part and parcel of the life. You should not become, demotivated. You should not feel as if, you are now heartbroken. बस ये इतना ही था. No, be like, यानी कि इसमें भी लिख रहा है रॉबर्ट फास्ट, आपको कंटिन्यूअसली परसिस्टेंटली बोल रहे हैं, the woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. If you are going to study this poem in a metaphorical way, तो इसमें आपको रॉबर्ट फास्ट यही बोल रहा है, आपकी लाइफ जो है, जो एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ होती है, कभी कभार इसको मे बी तलातुम की जो सिचुएशंस है वो भी आपको फेस करनी पड़ेगी. आपको कभी कभार मिजरेबल कंडीशन भी आ सकती है, बट वो कंडीशन आप पे हावी नहीं होनी चाहिए. But I have promises to keep. You will have to keep this. You will have to make belief. You will have to make understand yourself कि no, अभी अगर ये है कि मे बी कि इसके आगे कुछ अच्छा होने वाला है, यानी कि फिर वो लिख रहा है, and mine is to go before I sleep, and mine is to go before I sleep. Before death takes your life, there is plenty of time for you to stand on your feet, to do something better for your own life, for your own family, for society at large. तो अभी हम बात कर रहे थे आर्ट फॉर आर्ट सेक और आर्ट फॉर लाइफ सेक. इसमें अगर आप चार्ल्स डिकिंस की बात करोगे या इवन थॉमस हार्डी की बात करोगे, ये भी इसी कैटेगरी. ये जरूरी नहीं है कि खाली इसमें आप पोइट्स को लाओगे आर्ट फॉर आर्ट सेक और आर्ट फॉर लाइफ सेक. नो, you could put into this category any writer. He or she could be a short story writer, could be a poet as well, even novelists. तो जैसे हम अभी अब आपको ये समझ आया होगा कि जो कुछ दो राइटर्स हैं कैटेगरी, there are two categories of writers. First is कि वहां पे एक पहली जो कैटेगरी राइटर्स की है, they purely write for their own sake. They purely describe their own life, their own feelings, opinions. जो भी उनके लाइफ के साथ हो रहा है. अभी हमने आपको गालिब की एग्जांपल दी थी, इसमें गालिब बड़े अच्छे तरीके से फिट होते हैं. फॉर इंस्टेंस, जब आप गालिब की पोइट्री को पढ़ते हो, आपको लग रहा है कि अपने बारे में, अपनी लाइफ को देख के ये पोइट्री लिख रहा है, यानी कि इसकी जो खुद की फीलिंग्स है वो लिख रहा है.
जैसे वो कहीं पे लिख रहे हैं, उस उन्होंने वो पोइम भी लिखी है, जब जैसे वो बहुत सारी पोइम्स भी उन्होंने लिखी है कि, लेकिन वहां पे आपको लगता है कि गालिब इज प्योरली राइटिंग फॉर हिज ओन सेक. नाउ if you are going to talk about Iqbal, his poetry, you would say, you would through and through put Iqbal into the category of this art for life's sake. When you read Iqbal's poetry, when you read Robert Frost's poetry, when you read, study T.S. Eliot, or even for that matter, W.B. Yeats, even Rabindranath Tagore, or even A.K. Ramanujan, any other Indian poet, I mean especially modern poets की अगर हम बात करेंगे, निस्सीम इज़िकल की बात करेंगे, कमला दास की बात करेंगे, they are, they are instructors for you. That instructor, वो लिख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ you would find as if they are teachers for you. तो यहाँ पे मेरे दिमाग जहन में एक बात याद आ रही है. Even when Wordsworth was said who is a poet, he said कि उसने अपने बारे में लिखा था कि consider me every, मैंने कि उसने लिखा कि consider me when you are going to read my poetry, consider me as a teacher and nothing else. When you are going to read William Wordsworth as a poet, always treat him as a teacher. यानी कि वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में आपको विलियम वर्ड्सवर्थ यानी कि एक टीचर का काम करते हैं आपके लिए वो. वैसे ही इकबाल की पोइट्री जब आप पढ़ते हो, वहां पे वो कंटिन्यूअसली आपको एक टीचर का काम आपको दे रहा है, जैसे आपको टीचर समझा रहा है कि ये चीज आपको करना है, ये चीज आपने नहीं करना है. तो वैसे ही इकबाल की पोइट्री में भी आपको देखने को मिलता है, ही इज अ टीचर फॉर यू. ही इज अ टीचर इन व्हाट सेंस? He is actually teaching you, through his poems, through his verses. For instance, Iqbal had created a wonderful symbol of Shaheen in his poetry, eagle. इकबाल की पोइट्री में शाहीन का बहुत बड़ा, इसमें he tried to portray this symbol of eagle in his poetry through and through. For instance, he writes, जैसे, अच्छा पहले तो बात यह यहाँ पे ये आ रही है कि what this eagle stands for, what this symbol of eagle is for. इवन जब आप इकबाल को क्या जरूरत थी इस ईगल को, इस सिंबल को इस्तेमाल करना? देयर वर थाउजेंड्स ऑफ सिंबल्स, आई मीन, इन दिस, आई मीन, यूनिवर्स. But why Iqbal choose this eagle? Actually, when you think about eagle, eagle stands for so many things. Eagle actually gives you a sense that it's always flying. That means always keep your hopes high. Iqbal chose the symbol of eagle because eagle stands for self-reliance, self-respect, determination. Even जैसे वो लिखते भी हैं, you will have to live your life like an eagle. Even though a situation might happen with an eagle that it could drop from the sky. जैसे इकबाल लिख रहे हैं, झपटना, पलटना, पलट के झपटना. This is eagle. Iqbal writing about eagle. झपटना, पलटना, पलट के झपटना. This is the quality of eagle. लोहू को गर्म रखने का है एक बहाना. Actually, when you talk about Iqbal's Shaheen, actually इकबाल आपको समझा रहा है इस शाहीन के जरिए. एक मामूली सा एक बर्ड है. There are thousands of birds, we witness, we see in our life, I mean every day. But this eagle stands apart. It's having distinct characteristics. That's why Iqbal chose it. It's not like vulture. There is this another bird which we name as vulture. But why didn't Iqbal choose vulture? Why this Shaheen? There is a strong reason. Because when you talk about vulture, it stands for, I mean, what you call pessimism, emotions, winter, despair, dejection. Iqbal was one of those poets जो हमेशा आपको इंस्पायर करता है. You would never ever find in Iqbal's poetry कि वो आपको मोटिवेट नहीं करेगा. तो अब इस जैसे वो लिख भी रहे हैं कहीं पे, एक उसकी एक अच्छी वो वर्स है, वो लिख रहे हैं,
परवाज है दोनों की इसी एक फजा में। एक्चुअली यानी कि परवाज है दोनों की इसी एक फजा में, करगिस का जहां और है, शाहीन का जहां और है। This clear distinction between this vulture and Shaheen. Kargis means vulture. Iqbal is actually here, trying to tell us, be like an eagle in your life. जैसे वो लिख भी रहे हैं, तू शाहीन है, परवाज है, काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। तो एक्चुअली अब जब आप इकबाल की बात करते हो, इकबाल एक आपको पोएट लगता है, लेकिन वो उसकी जो पोइट्री है, उसकी पोइट्री में आपको ये देखने को मिलता है कि वो आपको ही इज परसिस्टेंटली, कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू इंस्पायर यू, डू दिस थिंग, अवॉइड दैट थिंग। जैसे टीएस इलियट की भी बात अगर आप करोगे, लेट्स टॉक अबाउट टीएस इलियट, a wonderful poet of English language. He got Nobel Prize for Literature as well. I mean, he's one of the most outstanding poets of modern era. It's जैसे हम अभी उर्दू लैंग्वेज की बात कर रहे थे कि उर्दू लैंग्वेज में ज्यादा इकबाल और गालिब को पढ़ा जाता है, वैसे जब हम मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री की बात करते हैं तो वहां पे यू कैन नॉट स्किप द नेम ऑफ T.S. Eliot and W.B. Yeats. These are the two towering personalities of modern English poetry. T.S. Eliot, उसकी एक poem है The Wasteland. Actually, it's a poem of just 434 lines, not more than that. Even इससे ज़्यादा नहीं है. A poem of 434 lines. This poem is being, I mean, it's divided into 5 sections. But इस पोइम में आपको टीएस इलियट वेस्टर्न सिविलाइजेशन की डिस्क्रिप्शन देता है, व्हाट वेस्टर्न सिविलाइजेशन वाज एंड हाउ इट इज नाउ, और अब किन चीजों में ये मुब्तला है। इन दिस पोइम, इसमें आपको वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में टीएस इलियट लिख रहा है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है ये बॉडी ओरिएंटेड बनते जा रही है, ये बॉडी को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, ये सोल को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। दे आर नॉट, दिस वेस्टर्न सिविलाइजेशन, दे आर नॉट टू मच नाउ इंटरेस्टेड इन रिलीजियस अफेयर्स, दे आर गिविंग लिटिल और नो इंपॉर्टेंस टू एन एंटिटी कॉल्ड सोल और स्पिरिट। रूह को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। जब आप इस पोएम को पढ़ते हो, वेस्टलैंड, इसमें आपको बड़े अच्छे तरीके से वेस्टर्न सिविलाइजेशन आपके सामने रखता है, ऑल्दो इट्स पेसिमिस्टिक इन टोन, लेकिन समझाता है आपको इस पोएम में इलियट कि नो, इफ इवन वो, यानी कि उस, अगर आप मेटाफोरिकल सेंस में देखोगे, वहां पे टीएस इलियट यही बोल रहे हैं हमसे कि हमें वहां पे यही पता चलता है कि टीएस इलियट इज लेमेंटिंग ऑन व्हाट, ही इज लेमेंटिंग ऑन दिस लॉस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, द स्पिरिचुअल वैल्यूज द मैनकाइंड हैज लॉस्ट। I mean, he's talking about especially Western civilization की बात करता है. He's telling us Western civilization is now, it's decaying. It's now spiritually barren, emotionally sterile. I mean, morally bankrupt. ये चीजें किस पोएम में, इस वेस्टलैंड में टीएस इलियट लिख रहे हैं। तो when you read T.S. Eliot's poems, you would invariably find T.S. Eliot talking about religion, talking about how modern man is now, giving importance to his body, how he's now engrossed in, how he's deeply engrossed in materialistic values. Materialism is everything for him. And फिर साथ साथ में वो आपको यही सिखा रहा है। तो वहां पे आपको लग रहा है कि even a poet like T.S. Eliot, he wrote poetry for life's sake. When you read his poetry, you would find T.S. Eliot as an instructor, as a teacher, as a dominant personality. He's just a dictator for you, just telling, no, this is Western civilization have chosen the wrong path. They are not on the path of piety, holiness. They are not living a life of piousness. This was the main problem T.S. Eliot, was having with this Western civilization. He believed Western civilization is now, on crossroads. They are too much, engrossed in this world of materialism, world of money.
तो फिर जब आप उसकी पोइट्री को पढ़ते हो तो वैसे ही वहां पे भी आपको वो बिल्कुल आपको, इफ यू आर गोइंग टू रीड this I would like to recommend you, dear learners, just to read T.S. Eliot on one side and take Iqbal from the other side. Although situations are different, even though T.S. Eliot was living in England, Iqbal was living in Asia. I mean, though situation different. Lekin when you read their poetry, even Tagore's poetry, we can't skip even the great name of Tagore. जब आप उसकी पोइट्री को पढ़ते हो, इनकी पोइट्री को पढ़ोगे, इवन दे आर नाउ, आई मीन, जब आप उनकी पोइट्री को अच्छी तरीके से स्टडी करते हो, although वो डिफरेंट, इवन इकबाल एंड टैगोर, इवन दे वर लिविंग, आई मीन, इन अ, आई मीन, सिंगल कंट्री, वो तो है, जब हम बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तब तो एक ही मुल्क था। तो अब जब आप टी.एस. इलियट की बात करते हो तो इनकी पोइट्री में आपको एक कॉमन थीम मिलेगा, इवन इफ यू कुड पुट सम अदर राइटर्स इनटू दिस कैटेगरी एज वेल। तो जब आप इनकी पोइट्री को पढ़ते हो, जब आप इवन थॉमस हार्डी वाज अ पोएट एज वेल, besides being a novelist par excellence, he was also a poet. He had given us so many wonderful poems. But there is this element in Thomas Hardy's poetry. He sounds pessimistic through and through in his writings. He is very much despondent. He is just like Matthew Arnold. मैथ्यू अर्नोल्ड और टॉमस हार्डी की जब आप बात करते हो, इनकी पोएम्स पढ़ते हो, इन टॉमस हार्डी की नॉवेल्स पढ़ोगे, वहां पे आपको नोट ऑफ पेसिमिज्म मिलेगा, वहां पे आपको दुख देखने को मिलेगा, वहां पे आपको यही दे आर लेमेंटिंग। लेकिन यही चीजें आप मे भी इकबाल की पोइट्री में भी देखोगे और इवन टी.एस. इलियट की भी पोइट्री में देखोगे। अभी हम बात टी.एस. इलियट की पोइम वेस्टलैंड की बात कर रहे हैं। इन दैट पर्टिकुलर पोइम, T.S. Eliot is lamenting on what? He's actually having problems with what? He's describing in this very particular poem how Western civilization is now becoming, spiritually barren. I mean, morally bankrupt. तो वैसे ही इकबाल, टैगोर की पोइट्री में जब आप देखते हो, वो भी आपको यही कंटिन्यूअसली दिखा रहे हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है, कि जरूरी नहीं कि टी.एस. इलियट वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात कर रहा है अपनी वेस्टलैंड में, जरूरी नहीं है कि वो आप अपनी वो शायद वो चीजें आज हमारी सोसाइटी में भी हो रही है, वो कहीं और भी हो रही होगी। तो एक क्वालिटी अच्छी राइटर की ये होती है कि वो लिखता तो है, लेकिन हिज राइटिंग्स आर यूनिवर्सल इन कैरेक्टर। मे बी जब वो लिख रहा था वो तब चीजें, मे बी तब वो चीजें नहीं हो रही थी, लेकिन आज या मे बी आफ्टर 50 इयर्स वो चीजें हो रही होंगी। तो ये जो है, ये लॉस, ये जो ये है कि स्पिरिट, अब जो ये मॉडर्न मैन है, he is becoming, with every passing moment body oriented. He is giving too much importance to his these material, these, उसके सामने खाली वैल्यू किन चीजों के लिए है? He is valuing, buildings, money. What matters to him is this name and fame and nothing else. इन चीजों के साथ प्रॉब्लम थी इन राइटर्स को, चाहे टी.एस. इलियट की बात करोगे, इकबाल की बात करोगे। इकबाल की हम बात कर रहे थे, उसने बड़े अच्छे तरीके से, अभी हम नोट ऑफ पेसिमिज्म की बात कर रहे थे, तो ये जरूरी नहीं कि इकबाल की पोइट्री में आपको पेसिमिज्म नहीं मिलेगा, हर एक राइटर की राइटिंग्स में आपको पेसिमिज्म मिलेगा। मे बी इकबाल राइटर समवेयर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारीख कुरान होकर। इकबाल हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे लग रहा है हमें कि वो बड़े उदासी से उन्होंने ये पोएम लिखी है। डियर लर्नर्स, वी वुड टॉक अबाउट दिस जो भी रह गया है during the next lecture. We will try to cover up all these points. Till then, take very good care of yourself. Let's meet during the next lecture. Till then, Allah Hafiz.